अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस शदीद सर्दी में दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बेहतर गुजर रही है। इस वक्त जबकि मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और शदीद सर्दी हो रही है, तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मेरे तमाम लिसनर्स को, मेरे चाहने वालों को, मेरे सब्सक्राइबर्स को, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे और हमारे तमाम कामों में आसानियाँ फरमाए। अगर आप में से किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर दें। अच्छा गाइस, आज की ये जो कहानी है, ये कहानी हमारी एक रेगुलर लिसनर है, उनकी खाला इशरत जहाँ की कहानी है और ये बताती है उस दौर की कहानी है जब 71-72 चल रहा था और मेरी खाला महज 12 या 13 साल की हुआ करती थी। उस दौर में हमारी जो रिहाइश थी वो नाज़माबाद नंबर 3 के अंदर मौजूद थी और हमारा जो घर था ये ग्राउंड प्लस 1 के ऊपर मुश्तमिल था। जैसे कि उस दौर में घर बने हुआ करते थे, यानी कि पुराने टाइप के घर होते थे। घर के अंदर आप दाखिल हो तो छोटा सा सहन हुआ करता था। सहन के बाद कमरे मौजूद होते और फिर बैक साइड से यानी स्टेयर्स के ज़रिए ऊपर जाने का रास्ता मुहैया किया जाता। तो वैसे ही कुछ हमारे घर का आलम था। हमारा जो घर था वहाँ पे सहन के अंदर एक बादाम का दरख्त मौजूद था, जो कि इस कदर तवील, इस कदर लंबा हो चुका था कि जब आप छत के ऊपर बैठें तो उसके पत्ते बाकायदा छत के ऊपर झुके हुए दिखाई दिया करते थे। ज़ाहिर सी बात है, हमारी इतनी उम्र नहीं थी लेकिन शऊर मौजूद था। तो हमने देखा था कि जो हमारे घर वाले थे, हमारे जो वालिदैन थे, वो हमें मगरिब के बाद छत पे जाने से मना किया करते थे। ख़ास तौर पे मगरिब के बाद हमें कहा जाता कि इस दरख्त के नीचे कोशिश करो कि मत जाया करो। अब इसके पीछे क्या वजूहात थी, किस वजह से ऐसा किया जाता था, हम अपने तौर पे ये बात समझ नहीं पाते थे। मेरा ख्याल था कि रात में क्योंकि सर्दी भी हो जाती है और सर्दी के साथ साथ मच्छर वगैरह भी मौजूद हुआ करते हैं, शायद इसीलिए मना किया जाता है। इत्तेफाक है कि एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे सारे के सारे घर वाले मोहल्ले में ही किसी घर के अंदर गए हुए थे। बेसिकली इस गली के अंदर एक प्रोग्राम था, तो वहाँ पे मेरे घर वाले शिरकत के लिए मौजूद थे। मेरी क्योंकि तबीयत नासाज थी, लिहाजा मैं घर के अंदर रुकी हुई थी और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मगरिब की आज़ान शुरू हुई तो मैं बाहर यानी दरख्त के नीचे बैठी हुई थी। और जब मैं दरख्त के नीचे बैठी हुई थी तो शायद मैं अपने जहन से ये निकाल चुकी थी कि मुझे यहाँ पे नहीं बैठना चाहिए। खैर, बैठे ही बैठे जबकि मगरिब की अजान ख़त्म हुई, मुझे एकदम से ऐसा लगा कोई हल्की सी चीज़ है जो कि मेरे कंधे पे कोई गुदगुदी सी करती जा रही है। जैसे कि कोई रुआं, कोई बाल, कोई धागा लेके अगर कोई आपके कंधे पे उसको चलाए तो आपको किसी मक्खी या किसी इस तरह की चीज़ के बैठे होने का एहसास हुआ करता है। खैर, मैं यही समझी कि शायद कोई मच्छर या मक्खी है जो मेरे कंधे के ऊपर आके बैठ चुकी है। खैर, मैंने इधर उधर देख के अपने कंधे पे हाथ मारा, क्योंकि आमतौर पे इस तरह करने से मच्छर या मक्खी दूर हो जाया करते हैं। और ऐसा ही था कि जब मैंने इधर उधर हाथ मारा तो मुझे मच्छर या मक्खी के हटने का एहसास हुआ। खैर, मैं वहीं बैठे रही और मेरा ख्याल था कि मेरे घर वाले बस वापस आते ही होंगे। खैर, कुछ देर के बाद मुझे दोबारा से ऐसा ही महसूस हुआ और अब की बार ऐसा लगा जैसे कोई चीज़, कोई धागा किसी परिंदे का पर मेरे कंधे के ऊपर फेरा जा रहा हो, जैसे कि जानबूझ के गुदगुदी करने की कोशिश की जा रही हो या फिर मुझे तंग किया जा रहा हो। खैर, अब की बार जब मैंने अपना हाथ अपने कंधे की तरफ किया और फिर से मेरी यही नियत थी कि मच्छर या मक्खी जो भी मेरे कंधे के ऊपर बैठा हुआ है वो यहाँ से हट जाए।
लेकिन अजीब बात ये थी कि जब मैंने अपने हाथ को अपने कंधे की तरफ किया तो मेरे हाथ से कोई चीज़ टकराई, जैसे कोई धागा या बहुत सारे धागे या फिर कोई झाड़ू के तिनके मेरे हाथ से टकराए हों। जब मुझे इस चीज़ के टकराने का प्रॉपरली एहसास हुआ तो मैंने बाकायदा अपने कंधे की तरफ देखा। अब जैसे ही मैंने कंधे की तरफ देखा तो मुझे ऐसा लगा कि कोई बाल या इस तरह की चीज़ ऊपर से बाकायदा नीचे की तरफ लटके हुए हैं और यही शायद मेरे कंधे से मेरी गर्दन से टकरा रहे थे और इसी वजह से मेरी गर्दन पे गुदगुदी सी महसूस हो रही थी। खैर मैंने जब उन बालों को देखा जो कि ऊपर से नीचे की तरफ लटके हुए थे तो आहिस्ता आहिस्ता करके जब मैंने उन बालों को फॉलो करना शुरू किया तो ये जो बाल थे ये ऊपर की सिमत बढ़ते चले जा रहे थे। मैं एग्जैक्टली उस दरख्त के नीचे मौजूद थी और आप यकीन करें कि जैसे जैसे मैंने मुकम्मल तौर पे ऊपर की तरफ देखना शुरू किया तो मैंने देखा कि इस दरख्त के तने के ऊपर या एक शाख के ऊपर एक पतली सी लंबी सी लड़की या एक औरत बैठी हुई है और ये उसके बाल थे जो कि इस कदर लंबे इस कदर बड़े बाल थे जो बाकायदा दरख्त पे होने के बावजूद मेरे कंधों तक पहुंच पा रहे थे। अभी क्योंकि मुकम्मल तौर पे अंधेरा नहीं हुआ था तो जो मेरी नज़र उसकी शक्ल के ऊपर पड़ी तो इसकी ज़रा भयानक सी काली सी शक्ल थी और इसके चेहरे पे जो आंखें मौजूद थी ये मुकम्मल तौर पे लाल दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसकी आंखों से शोले या अंगारे दहकते हुए महसूस हो रहे हैं। कुछ अजीब सी शैतानी सी मुस्कुराहट इस औरत के चेहरे पे मौजूद थी, जैसे कि मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रही हो। खैर अल्लाह का शुक्र है कि इतना शऊर मौजूद था कि मुझे अंदाज़ा हो चुका था जो भी मखलूक इस दरख्त के ऊपर मौजूद है जो कि मगरिब के बाद मुझे बाकायदा दिखाई दे रही है ये कम अज़ कम इंसान नहीं हो सकती। अगले ही लम्हे मैंने बाहर यानी जहाँ पे दरवाज़ा मौजूद था वहाँ से निकल के गली की तरफ दौड़ लगा दी। मेरा ख्याल था कि मुझे मज़ीद यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए और मैं सीधी भागती हुई हाँफती काँपती उस घर जा पहुँची जिस घर में मेरे घर वाले तकरीब में शिरकत करने के लिए मौजूद थे। मेरे घर वालों ने जब इस तरह नंगे पैर मुझे वहाँ पे देखा तो उनको अंदाज़ा हो चुका था कि मेरे साथ कोई ना कोई इस तरह का वाक़या पेश आया है। खैर कुछ देर सब लोगों ने मुझ पे दम दुरूद किया, तब कहीं जाके जब मेरी हालत कदरे बेहतर हुई तो मेरे घर वाले मुझे लेके वापस घर के अंदर आ गए। खैर सच्ची बात यह कि उसके बाद से मेरे घर वालों ने मेरे मगरिब के बाद कमरे से बाहर निकलने पे पाबंदी लगा रखी थी। जब तक हम लोग उस घर के अंदर मौजूद रहे या रहते रहे हमारी कोशिश हुआ करती थी कि मगरिब के बाद उस पेड़ के नीचे जाने से परहेज करें। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। ये जो वाक़या है ये 1980s का वाक़या है और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मेरी पैदाइश हुई थी और जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था तो मैं देखा करता था कि जो मेरे फादर हैं वो एक ट्रक ड्राइवर हैं और ना सिर्फ मेरे फादर ट्रक ड्राइवर थे बल्कि जो मेरे फादर के अलावा जो मेरे चचा या मेरे जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे वो सारे के सारे शुरू से ही ट्रक ड्राइविंग से वाबस्ता थे। अब जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था तो मैंने अपनी टीन एज के अंदर ही न सिर्फ ट्रक को चलाना शुरू कर दिया था
बल्कि आप कह सकते हैं कि मैं एक प्रोफेशनल ड्राइवर बन चुका था। अगर आप आज के दौर की बात करें तो हैवी ट्रैफिक को चलाने के लिए इतनी कम उम्र में तकरीबन नामुमकिन हुआ करता है। अव्वल तो शायद आपका लाइसेंस ही नहीं बन पाता। खैर, उस दौर में क्योंकि इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं थी और इतना ज़्यादा चेक एंड बैलेंस भी नहीं हुआ करता था, तो मैंने भी अपने फादर के साथ साथ छोटे मोटे रूट पे ट्रक को चलाना शुरू कर दिया था। तकरीबन 1 साल तक मैं छोटे रूट पे ट्रक को मुसलसल चलाता रहा और हम लोग सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आमतौर पे ट्रक को चलाया करते थे। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे वैसे वैसे जो मेरे फादर थे उनका मुझ पर ट्रस्ट ना सिर्फ डेवलप होता चला जा रहा था, बल्कि उनको यकीन हो चला था कि मैं उनके जैसा ही ट्रक चलाने लगा हूँ। खैर, ये जिस वक्त का वाक़या था उस वक्त इत्तफाक से मेरे फादर को एक कंसाइनमेंट लेके या कुछ सामान लेके कराची से बन्नू जाना था। अब अगर आप कराची से बन्नू के सफ़र की बात करें तो आज भी 1200 या 1300 किलोमीटर का ना सिर्फ रास्ता मौजूद है, बल्कि बन्नू पहुंचने में आमतौर पे 24 से 27 घंटे लगा करते हैं। अगर आप ट्रक में माल लोड करके जाएं या आपके ट्रक में बहुत हैवी माल मौजूद हो तो आमतौर पे 35 से 40 घंटे भी लगा करते हैं। खैर, मेरे फादर को जब ये सामान लेके बन्नू के लिए रवाना होना था तो इत्तफाक से मेरे फादर की तबीयत ख़राब हो गई और उनको लग रहा था कि अगर वो ट्रक चलाएंगे तो अल्लाह ना करे उनका एक्सीडेंट हो सकता है। खैर, ये जो माल था इसको टाइम पे ही हमें ना सिर्फ बन्नू पहुंचाना था, बल्कि ये जो पार्टी थी, ये जो कंपनी थी, ये बड़ी ही स्ट्रॉन्ग कंपनी थी। अब मेरे फादर ने मुझसे कहा कि तुम ऐसा करो, तुम अपने साथ अपने एक दोस्त को लेके मेरे ट्रक के हमरा इस माल को लेके बन्नू के लिए रवाना हो जाओ। अब छोटे मोटे रूट पे जाना और एक बड़े रूट पे जाना, इन दोनों में आमतौर पे फ़र्क हुआ करता है। लेकिन जाहिर सी बात है, मेरे फादर की तबीयत ख़राब थी तो मेरी भी यही कोशिश थी कि मैं उनकी मदद करूं और उस रूट पे सामान को लेके निकल जाऊं। जब मैं बन्नू के लिए निकला तो मुझे यकीन था कि वहां पहुंचने में कम से कम 2 दिन तक लग सकते हैं। खैर, मैं अल्लाह का नाम लेके निकला और अपने तौर पे एहतियातन आहिस्ता आहिस्ता चलाता हुआ बिला आखिर 35 से 40 घंटे के अंदर अंदर मैं बन्नू शहर के अंदर दाखिल हो गया। अब जब आप लोग बन्नू शहर में दाखिल हुआ करते हैं तो वहाँ दाखिल होने से पहले एक छोटा सा पहाड़ी सिलसिला है जो कि आया करता है। ऐसा ही था कि जब मैं उस पहाड़ी सिलसिले के सामने से गुजर रहा था तो रात के तकरीबन 10:30-11 बजे का टाइम था। इत्तफाक से उसी जगह पे उसी सुनसान इलाके में या उन्हीं पहाड़ों के दरमियान गुजरते हुए मेरा जो ट्रक था उस ट्रक का पंचर हो गया। अब जैसे ही इस ट्रक का पंचर हुआ तो पहले तो मैंने यही कोशिश की कि मैं उस मंजिल तक पहुंच जाऊं और वहां पहुंचने के बाद देखेंगे, लेकिन जब मुझे लगने लगा कि इसमें सामान मौजूद है और इसको मज़ीद इस तरह से चलाना ख़तरे से खाली नहीं है, तो बिलाखिर एक पहाड़ के साथ मैंने जो भी ट्रक था उसको रोका और अपने कोलिग के साथ नीचे उतरा और उस पंचर को सही करने की या उसको टायर को रिप्लेस करने की कोशिश करने लगा। अब मैं क्योंकि गाड़ी के नीचे मौजूद था या मैं टायर की तरफ मौजूद था, जबकि जो मेरा साथी था वो ऊपर बैठा हुआ था और शायद वो रेडियो पे कुछ सुन रहा था। किसी दौरानिए में मुझे ऐसा लगा कि जो ट्रक का आखिरी वाला हिस्सा है जो कि बिल्कुल पहाड़ के साथ लगा हुआ है, उस तरफ से किसी ने आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया है। अब क्योंकि मुझे नीचे की तरफ से नीचे का हिस्सा नज़र आ रहा था तो मैं क्लियरली देख पा रहा था कि ये कोई औरत है जो आहिस्ता आहिस्ता करके चलती हुई ना सिर्फ मेरी तरफ बढ़ रही है, बल्कि उसने अपने पाँव में पायल या घुंघरू पहन रखे हैं। जैसे जैसे वो जो औरत थी मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही थी,
तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे गांव की कोई औरत होगी, जैसे कि आमतौर पे गांव की औरतें रास्ते में नज़र आया करती हैं। बहरहाल जैसे ही वो जो औरत थी जब मेरे सर के या मेरे बिल्कुल करीब पहुंची, तो मेरा जो मुंह था वो ट्रक के नीचे की तरफ था और वो बिल्कुल मेरे बराबर में आके, यानी जहाँ पे मैं लेटा हुआ था, वो आके खड़ी हो गई। अब इससे पहले कि मैं उसकी तरफ देखता या उससे बात करता या उससे पूछने की कोशिश करता कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्यों आई हो, इसी दौरानिए में एकदम से वो जो औरत थी वो नीचे की तरफ झुकने लगी। और जैसे ही वो नीचे की तरफ झुकने लगी तो वो शायद इसलिए झुकना चाहती थी कि मेरी तरफ देख सके और मैं भी उसको नज़र आ सकूं। और जैसे ही उसने नीचे झुकना शुरू किया तो एकदम से सबसे पहले उसके जो बाल थे, जो कि कर्ली हेयर्स थे, मुझे नज़र आना शुरू हुए। उसके जो बाल थे वो इस कदर लंबे और इस कदर गंदे बाल थे कि बाकायदा ऐसा लग रहा था जैसे उसके पाँव तक या उसके घुटनों तक कम से कम उसके बाल मौजूद हैं। बहरहाल उसके बाल के बाद जैसे ही उसका चेहरा मेरे सामने आया तो मैंने देखा कि उसका जो चेहरा है कुछ अजीब सा चेहरा है और ऐसा लग रहा है जैसे उसके चेहरे पे आंखें मौजूद नहीं हैं। यकीनन ऐसा ही था, उसका जो चेहरा था वो बग़ैर आंखों के मौजूद था और उसके चेहरे पे इस कदर ज़ख़म मौजूद थे, ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया है। खैर जैसे ही उसका खौफनाक चेहरा या उसका ज़ख्मी चेहरा मेरी आंखों के सामने आया तो एकदम से मैं पीछे की तरफ हटा और इससे पहले कि मैं उससे पूछता कि तुम कौन हो और बिलाखिर यहाँ पे क्या कर रही हो, उसने एकदम से अपना मुंह खोला। और जैसे ही उस औरत ने अपना मुंह खोला तो ऐसा लगा कि जैसे तकरीबन 7 या 8 इंच तक उसकी जो ज़बान है वो उसके मुंह से बाहर निकल आई है। और देखते ही देखते उसकी जो ज़बान थी न सिर्फ बाहर निकल रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था उसकी जो ज़बान है वो मेरी तरफ बढ़ती चली जा रही है। खैर जैसे जैसे उसकी जो ज़बान थी मेरी तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आंखों के आगे अंधेरा आना शुरू हो चुका है। और ऐसे ही हुआ कि मैं मुकम्मल तौर पे बेहोश हो चुका था और जब मेरी आंख खुली तो मैं उसी जगह वहीं पे मौजूद था, जबकि मेरा जो कुलिक था वो मेरे बराबर में बैठा हुआ था। मुसलसल वो मेरे ऊपर पानी डाल रहा था और उसका कहना था कि तुमने एक बहुत ज़ोर से चीख मारी थी और जैसे ही तुमने चीख मारी थी तो मैं एकदम से नीचे की तरफ आया। और जैसे ही मैं नीचे की तरफ आया तो मैंने देखा कि ट्रक के आखिर की तरफ से एकदम से कोई औरत नुमा मखलूक है, जो ऐसा लगा है जैसे पहाड़ों की तरफ चढ़ती हुई एकदम से गायब हो गई है। बहरहाल मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि ये कम से कम इंसान नहीं है, लिहाजा मैं जल्दी से तुम्हारे पास आया और जो भी मुझे आयतुल कुर्सी वगैरह आती थी मैंने उसकी तिलावत शुरू कर दी। तकरीबन 1 घंटे से मैं तुम्हें उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। खैर जैसे ही मैंने उसके मुंह से ये सब बातें सुनी तो ना सिर्फ मैं जल्दी से उठा, बल्कि उठने के बाद दोबारा से हमने ट्रक को स्टार्ट किया और जहाँ भी हमें अपना सामान पहुँचाना था उस जगह पहुँच के हमने सुकून का सांस लिया।